नमस्कार साथियों, डेफोडिल कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मनोविज्ञान विषय की पहली यूनिट बाल विकास के हम कुछ वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, जिनमें हमने मनोविज्ञान का परिचय, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास, विकास के नियम आदि संदर्भों में भी चर्चा की है। इसके बाद हमने बाल विकास की गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के कुछ वीडियोस पहले डाल चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देखें। इसके बाद हम आज स्टार्ट करने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास जो है वो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होता है, यानी कि विकास की प्रक्रिया गर्भ से आरंभ होती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। लेकिन जब ये नाम बाल आ गया तो इसका मतलब ये है कि वो एक परिपक्व होने तक की बात कर रहा है। और विकास आरंभ गर्भ से होगा, जिस दिन गर्भ धारण होगा उसी दिन से होगा, और बालक वो तब तक रहेगा जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता, और परिपक्व होता है वो 18 साल तक। तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का जो काल है वो बाल विकास के श्रेणी में आता है। अब बाल विकास की इन अवस्थाओं के बारे में अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गर्भावस्था के बाद एक अवस्था आती है शिशुअवस्था, इसके बाद आती है बाल्यावस्था, और इसके बाद आती है किशोरावस्था। सभी अवस्थाओं की अपनी अपनी कुछ परिभाषाएं हैं, अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, अपने अपने कुछ विकास के नियम हैं। लेकिन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास के इन सिद्धांतों के द्वारा इनकी अलग अलग तरह से व्याख्या की है। और इसी कड़ी में हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे मनोविज्ञान के सबसे लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम है सिगमंड फ्राइड का। सिगमंड फ्राइड, और इनका जो सिद्धांत है बाल विकास के संदर्भ में वो है मनोलैंगिक सिद्धांत। सबसे पहले तो सिगमंड फ्राइड के परिचय के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका जो जन्म है वो ऑस्ट्रिया में हुआ था, और ऑस्ट्रिया के वीना शहर में हुआ है। आरंभ में ये एक मनोचिकित्सक थे, यानी कि जो मनोरोगी होते हैं उनकी चिकित्सा करते थे। और मनोरोगियों की चिकित्सा करते समय इन्होंने देखा कि कुछ रोगी ऐसे हैं जो दिखने में हट्टे कट्टे हैं, शारीरिक रूप से उनके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका व्यवहार असंतुलित है। कुछ रोगी ऐसे हैं जो दिखने में बिल्कुल दुबले पतले हैं, ऐसा लगता है कि ये बहुत ही कमजोर है शारीरिक रूप से, लेकिन उनकी अगर मन की दृष्टि देखी जाए, उनका मानसिक विकास देखा जाए तो वो बहुत संतुलित है। यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप में उन दोनों के अंदर, रोगियों के अंदर कहीं ना कहीं से असंतुलन था। तो ऐसे रोगियों को देखते देखते इन्होंने विचार किया कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा। अर्थात मन जो है वो केवल दृश्य तो नहीं हो सकता, केवल जो दिखाई दे रहा है वो चेतन तो नहीं हो सकता, इसके अलावा भी मन के कुछ भाग होंगे। और इसी संदर्भ में इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई, एक चेतन अवस्था, दूसरी अचेतन अवस्था, और तीसरी अर्ध चेतन, या जिसको पूर्व चेतन भी कह सकते हैं, या इसको अवचेतन भी कह सकते हैं। ये तीनों एक ही पर्याय हैं। चेतन कॉन्शियस, अचेतन अनकॉन्शियस, अर्ध कहा जाएगा तो उसका नाम आ जाएगा सेमी कॉन्शियस, और पूर्व कहा जाएगा तो इसका नाम आ जाएगा परी, और इसी को हम बोल सकते हैं सबकॉन्शियस। यानी कि मन की इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था चेतन बताई, दूसरी अचेतन, और इन्हीं अचेतन के साथ एक और कुछ अंश के रूप में इन्होंने बताया अर्धचेतन, पूर्व चेतन या अवचेतन। इन्होंने बताया कि मनुष्य के शरीर के अंदर जो मस्तिष्क है उसका 1/10 भाग चेतन होता है, और 9/10 भाग जो है वो अर्धचेतन और अवचेतन होता है। तो इनका मुख्य फोकस जो था, मुख्य जो केंद्र था वो अचेतन मन था। इन्होंने अचेतन मन के ऊपर ही सभी का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की है। और इसी संदर्भ में इन्होंने एक संप्रदाय दिया है, इनके द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया जिसका नाम है मनोविश्लेषणवाद। तो सिगमंड फ्राइड के अंदर जो मनोलैंगिक सिद्धांत है, उस सिद्धांत की
अगर बात की जाए तो उस सिद्धांत में मुख्य बात है केवल लैंगिक अवस्था पर, यानी कि बच्चे के विकास के अंदर लैंगिक विकास उसको किस तरह से प्रभावित करता है, इस बात पर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है, इसी बात पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। लेकिन सिगमंड फ्राइड का अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान के अंदर इन्होंने एक संप्रदाय दिया जिसका नाम है मनोविश्लेषणवाद। इन्होंने मूल प्रवृत्ति भी बताई है, एक तो जीवन मूल प्रवृत्ति और एक मृत्यु मूलक मूल प्रवृत्ति। इसको बोलते हैं इरोज और इसको बोलते हैं थेनेटोज। और इन्होंने व्यवहार भी बताया है, और व्यवहार 3 प्रकार से बताया कि किसी के अंदर इड प्रवृत्ति पाई जाती है, किसी समय ईगो प्रवृत्ति पाई जाती है और किसी में सुपर ईगो प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसको इदम अहम और परम अहम या परा अहम भी कह सकते हैं। ये व्यक्तित्व का पार्ट है, इसको हम अलग एक वीडियो के माध्यम से पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर हम बाल विकास के मनोलैंगिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो ये सारी की सारी प्रवृत्ति इस टॉपिक से अलग हो जाती है। अभी हमारा ध्यान केवल मनोलैंगिक सिद्धांत पर है। तो देखते हैं कि मनोलैंगिक सिद्धांत के द्वारा बाल विकास को सिगमंड फ्राइड ने कैसे परिभाषित किया। इन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत के आधार पर यह बतलाया कि बच्चे का विकास जो होता है वो लैंगिक आधार पर गर्भ से लेकर के 18 वर्ष तक किस प्रकार से प्रभावित करता है, किन किन अवस्थाओं से गुजरता है। तो इन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत को 5 अवस्थाओं में विभाजित किया। कितनी अवस्थाएं बताई? 5 अवस्थाएं। इनमें से पहली जो अवस्था थी उस अवस्था का नाम है मुख्य अवस्था। और इन्होंने बताया कि मुख्य अवस्था जो होती है वो जन्म से लेकर के 18 माह तक होती है, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1.5 वर्ष तक होती है। दूसरी जो अवस्था इन्होंने बताई वो बताई गुदीय अवस्था। और गुदीय अवस्था की जो समय सीमा है वो इन्होंने 1.5 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष तक बताई। तीसरी जो अवस्था है वो इन्होंने बताई लैंगिक अवस्था। और लैंगिक अवस्था के अंदर इन्होंने जो समय सीमा बताई वो 4 वर्ष के उपरांत से लेकर के 6 वर्ष तक बताई। 4 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक बताई। नंबर 4 पर जो अवस्था आ गई वो जो अवस्था है उसका नाम है अव्यक्त काल या प्रसुप्ति अवस्था। और इसका जो काल हो जाएगा वो हो जाएगा 7 से लेकर 12 वर्ष तक। अंतिम जो अवस्था इन्होंने लैंगिक आधार पर बताई उसका नाम है जननेंद्रिय अवस्था। और जननेंद्रिय अवस्था की जो उम्र है वो 13 से लेकर 18 वर्ष तक हो जाएगी। लैंगिक आधार पर सिगमंड फ्राइड ने 5 अवस्थाएं बताई, और 5 अवस्थाओं में सबसे पहली जो अवस्था है उसका नाम है मुख्य अवस्था, यानी कि ओरल स्टेज। ओरल का मतलब होता है मौखिक टेस्ट। जब हम बच्चे को कहते हैं कि आपका ओरल टेस्ट होने वाला है, इसका मतलब मौखिक क्रिया होने वाली है। तो ये अवस्था क्या कौन सी हो जाएगी? ओरल स्टेज हो जाएगी, मुख्य अवस्था हो जाएगी। दूसरी जो अवस्था है उसमें अवस्था का नाम एनार बोल सकते हैं या इसको गुदी अवस्था बोल सकते हैं। तीसरी अवस्था लैंगिक अवस्था हो जाएगी। चौथी अव्यक्त अवस्था, इसी का एक मनोवैज्ञानिक शब्दावली में नाम है प्रसुप्ति काल। और अंतिम जो अवस्था इन्होंने बताई वो थी जननेंद्रिय अवस्था। तो देखिए कि ये जो अंतिम 3 अवस्थाएं हैं, इन 3 अवस्थाओं में से 2 नाम हमने पहले बाल विकास में पढ़े थे। 13 से लेकर 18 तक का जो काल है वो काल कहलाता है किशोर अवस्था का काल। और जो काल 7 से 12 का ले रखा है ये लगभग 6 से 12 के साथ मैच हो रहा है, इसको बोलते थे बाल्यकाल। तो बाल्यकाल के अंदर और किशोर काल के अंदर इन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किया। शुरुआत की जो 3 अवस्थाएं हैं, इन 3 अवस्थाओं में इन्होंने सबसे पहले 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 4 और 4 के बाद 5 और 5 के बाद क्या है 6। अपने को सिर्फ एक 3 नंबर को छोड़ना है। तो इस तरह से अपन याद कर सकते हैं, याद करने के लिए कि एक गिनती के तौर पर जैसे स्टार्टिंग में बच्चे का जन्म होगा तब 0 लिखेंगे, 0 के बाद 1 आ जाएगा। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर इतना है कि 1 वर्ष को इन्होंने आधे वर्ष और बढ़ा रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 1 कहो और याद करने के लिए सैद्धांतिक तौर पर याद क्या करना है, इसको 1.5 वर्ष करना है। 0 1 1 के बाद क्या आ जाएगा 2, 2 के बाद 3 को छोड़ना है, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 5 और 5 के बाद क्या आएगा 6।
इसका मतलब कंटिन्यू गिनती है, इसमें 3 अवस्थाएं याद जो करनी है स्टार्टिंग वाली, तो 3 को भूल जाना अपने को। तो सबसे पहले 0 से 1, 2 से 4 और 5 से 6, इन्होंने ये अवस्थाएं बताई है। और ये 3 अवस्थाएं अगर अपने को इस काउंटिंग के तौर पर याद हो जाती है तो अगली 2 अवस्थाएं 6 से 12 होती है और 13 से 18 होती है। अब यदि 6 यहाँ पर दे रखा है तो सीधी सी बात है, ये 6 से 12 कहो या 7 से 12 कहो, एक ही बात है। यानी कि जैसे मान लो आप सोमवार की बात कर रहे हो तो सोमवार की बात को अपन 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका हो जाएगा कि मंगलवार से पहला दिन कौन सा होता है, तो बात वही आ जाएगी सोमवार। या फिर ये कहें कि रविवार से अगला दिन कौन सा होता है, तो बात आ जाएगी सोमवार। या फिर उस प्रॉपर दिन की बात करो, 3 तरीके से इसको दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से आप ये कहोगे 5 से 6 वर्ष तक, यानी कि 36 साल पूरी होने तक, तो आप अगले साल को 6 को काउंट करो या 6 के बाद वाली काउंट करो, बात एक ही हो जाएगी। इसका मतलब इन्होंने 5 जो अवस्थाएं बताई उनको याद करने का सीधा सा तरीका ये हो जाएगा कि अपने को सबसे पहले याद करना है 0 की गिनती को। 0 याद कर लिया, इसके बाद 1 याद किया, 1 के बाद 2, 3 को छोड़ना है, फिर 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद क्या जाएगा 7, 7 के बाद 7 से लेकर बाल्यावस्था कहां तक चलती है 12 तक, और अगले किशोर अवस्था 13 से लेकर कहां तक चलती है 18 तक। तो शुरुआत में 0 से 1 वाली अवस्था जो आएगी वो अवस्था कौन सी आ जाएगी, मुख्य अवस्था। 2 से 4 की जो अवस्था वो आ जाएगी कौन सी अवस्था, गुदी अवस्था। और 5 से 6 वाली अवस्था जो आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, लैंगिक अवस्था। ये तो एक तरीका हो गया कि हम किसी चीज को कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो ऑप्शन आएंगे वो नजदीकी आएंगे, कंफ्यूजिंग करने वाले आएंगे। तो एक तरीका ये हो जाएगा कि हम इस चीज को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे अगर शुरुआत की अवस्था की बात की जाए तो वो फिर आप 0 से 1 तक याद करो या 0 से 1.5 तक याद करो। जब जन्म से आरंभ हो रही है तो सबसे पहली अवस्था ही होगी। यदि ऑप्शन में 0 से 1 वर्ष दे रखा है तो भी पहली माननी है, और 1.5 वर्ष दे रखा है तो भी पहली ही माननी पड़ेगी अपने को। तो सबसे पहले बच्चा मुख से दूध, स्तन से दूध पीता है या मुख से किसी चीज को ग्रहण करता है, तो सबसे पहली अवस्था कौन सी हो जाएगी, मुख्य अवस्था। अब 5 अवस्थाएं बताने के बाद इन्होंने अपने हिसाब से सभी अवस्थाओं के लैंगिक विकास के आधार पर इनका विश्लेषण किया, इनका वर्गीकरण किया। अब अपन ये देखते हैं कि इन्होंने जो 5 अवस्थाएं बताई है, इन 5 अवस्थाओं में लैंगिक विकास के आधार पर कैसे कैसे बालक का विकास होता है और वो कैसे उस विकास के आधार पर आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी सबसे पहली अवस्था की, जिसका नाम है मुख्य अवस्था, जिसको बोल देते हैं ओरल स्टेज। इसका काल जो था वो था जन्म से लेकर 18 माह तक, जन्म से 18 माह तक। देखिए क्या होता है इसमें सबसे पहले ध्यान रखना कि बच्चा जो उसकी काम शक्ति है, काम शक्ति का मतलब उन्होंने बच्चे के अंदर उसके विकास की सबसे मूल प्रवृत्ति को काम शक्ति बताया, लैंगिक शक्ति बताया। तो काम शक्ति का जो केंद्र है वो केंद्र कौन होगा, मुख होगा। इसलिए इसने इस अवस्था का नाम क्या दिया, मुख्य अवस्था दिया। यानी कि बच्चे के लैंगिक विकास के मुख के द्वारा इसकी प्रक्रिया को इन्होंने परिभाषित किया है। कैसे परिभाषित किया है अब समझते हैं। इन्होंने कहा कि आप 0 से लेकर 18 माह तक के किसी भी बच्चे को उसके हाथ में चाहे पेन दीजिए, चम्मच दो, नोट दो, उसको सिक्का दीजिए, कोई भी वस्तु दीजिए, वो अपने हाथ से उस वस्तु को अपने मुंह की तरफ लेके जाएगा। यानी कि आप बच्चे के हाथ में कुछ भी रखोगे तो वो अपने उस हाथ की वस्तु को अपने मुख में लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा, क्योंकि सारी की सारी क्रियाएं उसके मुख के द्वारा संपादित की जा रही है। इस कारण इन्होंने बताया कि बच्चे के अंदर, इस मुख के अंदर काम प्रवृत्ति है, और वो काम प्रवृत्ति मुख केंद्रित होने के कारण इन्होंने इस अवस्था का नाम क्या रख दिया, मुख्य अवस्था रख दिया। इसमें बताया कि बच्चे के मुंह में कुछ, हाथ में कुछ भी रखोगे तो वो बच्चा अपना हाथ किस तरफ लेके जाएगा, मुख की तरफ लेके जाएगा। अवस्था का नाम क्या हो जाएगा, मुख्य अवस्था। इसका और साधारण शब्दों में अगर हम कुछ समझें तो ये हो सकता है कि इसके अंदर जो माता के स्तन से स्तनपान करवाया जाता है बच्चे को, तो स्तनपान के अंदर बच्चे के मुख के द्वारा 2 प्रकार की क्रिया होती है। एक तो चूषण की क्रिया होती है, वो माता के स्तन से दूध पी रहा होता है, दूध को चूस रहा होता है। और दूसरी जो क्रिया होती है वो होती है दंशन की, यानी कि वो मसूड़ों के द्वारा माता के स्तन को काट रहा है। तो चूषण और दंशन की क्रिया मुख से हो रही है, और मुख से हो रही तो इस अवस्था का नाम क्या रख दिया इन्होंने, मुख्य अवस्था रख दिया।
और इसी को परिभाषित करने के लिए इन्होंने एक प्रवृत्ति दी है, इन्होंने एक नाम दिया है जिसका नाम है लिबिडो प्रवृत्ति। और लिबिडो प्रवृत्ति का शाब्दिक अर्थ होता है शैशव कामुकता, यानी कि शिशु के अंदर काम प्रवृत्ति की भावना जो होती है वो लिबिडो कहलाती है। इन्होंने बताया कि लिबिडो का आधार उसका सबसे पहला जो है वो मुख्य आधार पर होगा, तो उसका नाम हो जाएगा मुख्य अवस्था। और उसमें काम शक्ति का केंद्र या लिबिडो का मुख्य केंद्र कौन होगा? मुख होगा। तो अवस्था का नाम क्या हो जाएगा? मुख्य अवस्था। इन्होंने बताया कि बच्चे के हाथ में आप किसी भी वस्तु को दोगे तो वो बच्चा उस वस्तु को अपने मुख की ओर लेके जाएगा, क्योंकि उस बच्चे के मुख के अंदर काम प्रवृत्ति की भावना है। और वो इसीलिए स्तनपान करते समय वो स्तन को चूस रहा है और स्तन को काट रहा है। चूसन और दंसन की क्रिया ये बताती है कि बच्चे के उस मुख के अंदर काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है। इसलिए इन्होंने सबसे पहले कौन सी अवस्था बताई? मुख्य अवस्था। नंबर 2 पर जो अवस्था है उस अवस्था का नाम है गुदीय अवस्था। देखते हैं क्या होता है इसमें अवस्था में। इस अवस्था में सिगमंड फ्राइड ने क्या बतलाया है। नंबर 2 पर जो अवस्था है उसका नाम क्या है? एनाल स्टेज, या इसी का नाम क्या हो जाएगा? गुदीय अवस्था। क्या होता है इस अवस्था में? अब बच्चा 18 माह से थोड़ा बड़ा हो गया, और जब बच्चा 18 माह से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 18 माह तक वो बच्चा या 12-13 माह तक वो बच्चा धीरे धीरे थोड़ा बहुत चलना स्टार्ट होता है, थोड़ा बहुत चलना आरंभ कर देता है। तो उसके बाद की अगर अपन बात करें तो वो बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया, उस बच्चे का उस एक झूले से, उस पलंग से, किसी की गोद से नीचे उतर की क्रियाएं आरंभ हो गई है। अब वो बच्चा यदि मलमूत्र का त्याग करेगा तो उस क्रिया को वो व्यक्त करना सीख जाता है। मलमूत्र का त्याग करना, मलमूत्र को धारण करना, या उस मलमूत्र के कारण उसका चिड़चिड़ा होना, गुस्सा करना, आक्रोशित होना, ये सारी की सारी इस अवस्था की विशेषताएं पाई जाती है। यानी कि इसमें काम शक्ति का जो केंद्र है वो काम शक्ति का केंद्र कौन हो जाता है? गुदा हो जाता है, एनाल हो जाता है। और जब काम शक्ति का केंद्र गुदा या एनाल हो जाता है तो उस समय उसके अंदर जो क्रियाएं पाई जाती है, जिस प्रकार से मुख के अंदर दंसन और चूसन की क्रियाएं थी, मुख के अंदर किसी वस्तु को मुख के अंदर ले जाने की क्रियाएं थी, इसी प्रकार से इस अवस्था में बच्चे के अंदर मलमूत्र का त्याग करना, धारण करना, ये सारी की सारी प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है। और इसलिए इसी अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? गुदा प्रधान। इसलिए इस अवस्था का नाम क्या रख दिया? गुदीय अवस्था रख दिया। नंबर 3 पर जो अपनी अवस्था है, 2 अवस्थाएं पढ़ी हमने। सबसे पहले बच्चा कुछ खाएगा और खाने के बाद उसका निष्कासन करेगा। खाने की क्रिया मुख से होगी और निष्कासन की क्रिया गुदा से होगी। तो सबसे पहली अवस्था का नाम हो जाएगा मुखीय अवस्था, और दूसरी अवस्था का नाम क्या हो जाएगा? गुदीय अवस्था। नंबर 3 पर जो अवस्था है उस अवस्था का नाम है लैंगिक अवस्था। ठीक है। लैंगिक अवस्था के अंदर हमने देखा था कि 0 से 1 का काल पहली अवस्था, 2 से 4 तक दूसरी अवस्था। अब तीसरी अवस्था आप 5 से 6 ले लीजिए या 4 से 6 ले लीजिए। अगर आप 4 से आरंभ करो तो 4 से 6 होगा, नहीं तो 4 के बाद अगली अवस्था 5वीं और 6ठी साल पूरी होने तक 2-3 साल तक का समय अवधि होती है। अब लैंगिक अवस्था को फेलिक एज भी बोलते हैं, फेलिक स्टेज बोल देंगे, अवस्था नाम हो जाएगा। लैंगिक अवस्था में क्या होता है कि बच्चे का ध्यान या बालक का ध्यान जननांगों की तरफ जाएगा, जननांगों की तरफ आकर्षित होता है। इस अवस्था के अंदर बच्चे का ध्यान जो है वो जननांगों की तरफ आकर्षित होता है। और सिगमंड फ्राइड ने तो यहां तक इसको परिभाषित किया है कि यदि 4-5 साल के कोई भी लड़का या कोई भी लड़की है और उसके विपरीत लिंगी जैसे घर परिवार का कोई भी सदस्य यदि कपड़े बदल रहा है तो उसका ध्यान उसके शारीरिक अंगों की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाएगा और बच्चे को यह पता चल जाता है कि मैं मेल हूं या फीमेल हूं। इसका मतलब ये बच्चा अब ये अवधारणा बना सकता है कि मैं लड़का हूं या मैं लड़की हूं। जैसे मान लीजिए 4 साल का 5 साल का कोई भी बालक, जैसे कोई भी छोटी सी गुड़िया है, वो बाथरूम में नहाने के लिए गई है और जब वो बाथरूम से नहा करके वापस आई और उसने देखा कि आंगन के अंदर उसके बड़े भाई, पापा जी, चाचा, दादाजी ये बैठे हुए हैं, तो वो शर्मा करके वापस चली जाएगी।
क्यों? क्योंकि उसको ये पता चल गया कि मैं जब नहा करके बाहर जा रही हूं तो मैं स्त्रीलिंग हूं, मैं लड़की हूं, और ये जो बाहर है ये पुरुष वर्ग है। इसी प्रकार से ये मान लीजिए कि कोई लड़का नंगा है, 3-4 साल का या 4-5 साल का कोई लड़का है, अपनी मौज मस्ती में किसी बाथरूम में नहाने चला गया, और जैसे ही वो गाड़ी चलाता चलाता बाहर आया, उसको लगा कि मेरे को तो मम्मी ने, दादी ने, मौसी ने, चाची ने या घर की किसी बड़ी महिला ने देख लिया है, तो इस अवस्था में वो शर्मा जाएगा, झेप जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि मैं पुरुष हूं और ये महिला वर्ग है। और वो इस अवस्था के पहले की अवस्थाओं में, जो मुख्य अवस्था थी, गुदा अवस्था थी, इस अवस्था में इस प्रकार का कोई उसको ध्यान नहीं होता है। ऐसा ध्यान उसको तब होगा जब वो 4-5-6 साल का होगा। तो इस अवस्था में बालक को किसका, जननांगों की तरफ ध्यान जाएगा और लैंगिक ज्ञान हो जाता है, लैंगिक अंगों का ज्ञान हो जाता है। अब यहां पर दो मुख्य नाम आएंगे, एक तो नाम आएगा ओडिपस और एक नाम आएगा इलेक्ट्रा। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि नाम आए कहां से हैं, इनको मनोविज्ञान की शब्दावली में कहां से लिया गया है। दोनों ही यूनान के किसी न किसी इतिहास से जुड़े हुए हैं। ओडिप्स, इसका मतलब लड़कों में, ओडिप्स का मतलब किसमें होगा, लड़कों में। और इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है वो किसमें मानी जाती है, लड़कियों में। क्या होता है ये ओडिप्स और इलेक्ट्रा का मतलब ये हुआ कि जब आप ओडिप्स ग्रंथि की बात कर रहे हो, इसका मतलब ये होगा कि ये ग्रंथि लड़के में होती है, और लड़के में होने के कारण उसका जो लैंगिक आकर्षण है वो अपनी माता की तरफ हो जाएगा। और इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास जब लड़कियों में होता है तो उनका आकर्षण माता की ओर, लड़कों का होगा, और इलेक्ट्रा ग्रंथि में लड़कियों का आकर्षण किसकी ओर हो जाएगा, पिता की ओर। अब ये है क्या, ये देखते हैं कि ओडिप्स का मतलब होता है कि ओडिप्स ग्रंथि के अंदर एक राजा का लड़का होता है, वो राजा का लड़का अपने पिता की हत्या करके अपने मां से शादी कर लेता है, उसी लड़के का नाम है ओडिप्स। और ये इसी मां से शादी करने के कारण लोगों ने परंपरा या ये अवधारणा बना ली कि इस लड़के का जो लगाव है वो अपनी माता की ओर था, इसलिए इस ग्रंथि का नाम रख दिया गया क्या, ओडिप्स। और इलेक्ट्रा का, इसने अपने मां की हत्या, इलेक्ट्रा का मतलब किसमें होता है, लड़कियों में, इसने अपनी मां की हत्या अपने भाई से करवा दी। इसका मतलब ये होता है कि इसको अपनी मां से नफरत थी, क्योंकि लड़की लड़कियों से नफरत करती है, लड़का लड़कों से नफरत करता है। इसी अवस्था के अंदर, इसी ग्रंथि के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसलिए ओडिप्स का मतलब हो जाएगा कि ऐसी ग्रंथि जो लड़कों को अपनी माता की ओर आकर्षण करवाने का कार्य करवाती हो। और इलेक्ट्रा का मतलब हो जाएगा कि ऐसी ग्रंथि जो लड़कियों को अपने पिता की ओर आकर्षित करवाने का कार्य करती हो। क्यों करवाती है आकर्षण, क्योंकि उनका ध्यान अब लैंगिक अंगों की ओर हो जाता है, और उनमें ऐसी ग्रंथियों का विकास हो जाता है जो विपरीत लिंगी, और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नेचर। इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि लैंगिक अवस्था के अंदर बालक और बालिका का ध्यान अपने जननांगों की तरफ जाता है, और वो विपरीत लिंगी आकर्षण की भावना के शुरुआती दौर में होते हैं, और जिनमें दो ग्रंथियों का विकास होता है, ओडिप्स और इलेक्ट्रा। ओडिप्स ओ यानी कि लड़कों में, और किसी लड़की को बोलना ए, इसका मतलब इलेक्ट्रा, लड़के को बोलना हो तो बोलेंगे ओ, इसका मतलब ओडिप्स। और ओडिप्स और इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कों और लड़कियों में जो होती है, उनमें अपने से विपरीत जाति के प्रति, अपने माता पिता के प्रति लगाव होता है। आप घरों में देखते होंगे कि मम्मी जो है वो बालिका को ज्यादा डांट सकती है, लड़के को कम डांटती है अपेक्षाकृत। ये इसलिए होता है क्योंकि उसका लगाव जो है वो विपरीत लिंगी बालक की तरफ थोड़ा सा ज्यादा होगा। कभी आप किसी पिता के लाड़ दुलार को देखोगे तो उसका लाड़ दुलार बालक की बजाय बालिका की ओर ज्यादा होता है। इसका कारण भी ये होता है ओडिप्स और इलेक्ट्रा, क्योंकि इन ग्रंथियों का विकास, संपूर्ण जो विकास है वो कौन सी अवस्था में होगा, किशोर अवस्था में होगा। तो हमने अब 3 अवस्थाएं पढ़ी। पहली अवस्था जो थी वो थी, सबसे पहली अवस्था का नाम था हमने मुख्य अवस्था पढ़ी, दूसरी अवस्था बुद्धि अवस्था पढ़ी, और तीसरी अवस्था जो हमने पढ़ी वो पढ़ी है लैंगिक अवस्था, जिसको हमने बोला था फेलिक एज, जिसमें 2 ग्रंथियों का विकास होता है। बालकों में होता है ओडिप्स का और बालिकाओं में होता है इलेक्ट्रा का। ओडिप्स एक ऐसा राजा का बेटा था जिसने
अपने राजा का बेटा था जिसने अपनी माँ से शादी कर ली, और इलेक्ट्रा का मतलब लड़की, लड़की के अंदर लड़की के प्रति नफरत थी तो उसने अपने भाई से अपनी माँ की हत्या करवा दी और भाई के साथ उसने शादी कर ली थी। इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियों का लगाव लड़कों की ओर और लड़कों का लगाव लड़कियों की ओर होता है। हालांकि इस उम्र में विपरीत लिंगी मित्रता की भावना का संबंध शारीरिक संबंध नहीं होता। जनांगों की तरफ का मतलब ये होता है कि विपरीत लिंगी के प्रति केवल लगाव होना, और इसीलिए इन्होंने इसको लैंगिक आधार पर इन्होंने इस अवस्था का नाम लैंगिक अवस्था नाम दिया है। नंबर 4 की जो अवस्था है उस अवस्था का नाम है प्रसुप्ति काल या प्रसुप्ति अवस्था। इसी को बोलते हैं अव्यक्त काल। देखते क्या होता है इसमें। इसको हमने लेटेंसी काल भी कहा है, लेटेंट भी कहा जाता है इसको, या इसका नाम है लेटेंसी स्टेज। देखिए क्या होता है इसमें। एज इसकी वही रहेगी 7 से 12। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये एक तो बाल्यकाल की समकक्षी है। बाल्यकाल हमारा 6 से 12 था, तो किसी भी बालक के विकास में यदि आप 7 से 12 की बात करो या 6 से 12 की बात करो, एज वही है तो विशेषता भी वही होगी। कोई व्यक्ति उसको कुछ भी नाम दे, मूर्त संक्रिय अवस्था नाम दे, या फिर इसको प्रसुप्ति अवस्था नाम दे, या बाल्यकाल नाम कहा जाए, अवस्थाएं के हिसाब से उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी विशेषता से उसको नकार सको। चलिए बात करते हैं प्रसुप्ति अवस्था के बारे में। प्रसुप्ति अवस्था में क्या होता है कि बालक के अंदर, क्योंकि इसका आधार लैंगिक ही है सिद्धांत का, लैंगिक विकास जो है या लैंगिक गुण है वो क्या रहते हैं, अव्यक्त रहते हैं। यानी कि बच्चे के अंदर किसी भी तरह से लैंगिक क्षमता जो है, किसी भी तरह से लैंगिक गुण है, लैंगिक अभिव्यक्ति है, वो क्या रहती है, अव्यक्त रहती है। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है, अव्यक्त काल कहा जाता है। क्योंकि बच्चे को अपनी बात को कहने में उसको या तो शर्म आएगी या इसी को बोल सकते हैं लज्जा महसूस करेगा, शर्म और लज्जा। इसका मतलब बच्चा अपनी बात नहीं बता पाएगा, और बात नहीं बता पाएगा इसका मतलब ये हुआ कि इस काल को क्या कह दिया, अव्यक्त काल कह दिया। इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की लैंगिक अभिव्यक्ति नहीं पाई जाती। एक बार के लिए जो सिगमंड फ्राइड के अनुसार मुख में थी, गुदा में थी, लैंगिक अंगों के ज्ञान के रूप में ओडिप्स इलेक्ट्रा के रूप में व्यक्त हो गई, वो अब 6 से 12 की एज में एक बार के लिए कुछ समय के लिए अव्यक्त हो जाती है, गायब हो जाती है। इसलिए इसको बोल देते हैं प्रसुप्ति अवस्था। इसलिए लैंगिक गुण प्राय क्या होते हैं, अव्यक्त रहते हैं, किसी भी तरह से इसमें अभिव्यक्ति नहीं होती। इसलिए इस अवस्था का नाम क्या जाएगा, प्रसुप्ति अवस्था नाम आ जाएगा, अव्यक्त काल आ जाएगा। अब तक की जो 4 अवस्थाएं आई है, सभी चारों अवस्थाओं में इस अवस्था को छोड़कर सभी अवस्थाओं में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में काम प्रवृत्ति पाई जाती थी, लेकिन इस अवस्था के अंदर किसी प्रकार की काम प्रवृत्ति को इन्होंने नकारा है। इसलिए इन चारों अवस्थाओं में अगर बात की जाए कि ओरल एज या एनाल एज या फिर फैलिक एज या फिर लेटेंट एज या लेटेंसी एज, इन चारों में से एकमात्र अपवादजनक अवस्था कौन सी है, तो अपवादजनक का मतलब चारों नाम ही इन्होंने सिगमंड फ्राइड के लैंगिक विकास से लिए हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो लैंगिक विकास के नाम देकर के उसी आधार पर ही अपवाद पूछ रहे हैं। तो उसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर की अवस्था। क्यों, क्योंकि इन तीनों अवस्थाओं में जो शुरुआती नाम दिए गए हैं इनमें कहीं ना कहीं काम प्रवृत्ति पाई जाती है। किसी में मुख केंद्रित होता है, किसी में अनाल केंद्रित होता है, किसी में लैंगिक अंगों के आधार पर केंद्रितता पाई जाती है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की यहाँ पर लैंगिक केंद्रितता नहीं बतलाई गई है। इसलिए अपवादजनक अवस्था कौन सी हो जाएगी, प्रसुप्ति अवस्था हो जाएगी। तो ये 4 अवस्था हमने पढ़ ली है लैंगिक विकास के आधार पर। जो 5वीं अवस्था है उसको पढ़ते हैं अपन, जिसका नाम है जेनिटल एज या जिसका नाम है जननेंद्रिय अवस्था। नंबर 5 की अवस्था जो है वो कौन सी है, जननेंद्रिय अवस्था। इसका जो काल है वो जाएगा 13 से लेकर 18। 13 से लेकर कितना हो जाएगा, 18। इसमें जो लैंगिक अंग है या लैंगिक विकास है वो क्या हो जाता है, जननांगों में हो जाता है।
या लैंगिक विकास का जो केंद्र है वो क्या हो जाते हैं, जननांग हो जाते हैं। और इसका उद्देश्य, इन जननांगों का उद्देश्य संतानोत्पत्ति के लिए होता है। किसके लिए होगा, संतानोत्पत्ति हेतु काम में लिया जाएगा। यानी कि अगर इस अवस्था के बाद किशोर और किशोरी शादी कर दी जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जननांगों का शारीरिक संभोग के माध्यम से संतान उत्पत्ति के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। तो सिगमंड फ्राइड ने बाल विकास के लैंगिक आधार पर 5 अवस्थाएं बताई। 5 अवस्थाओं में सबसे पहली जो अवस्था थी वो थी हमारी ओरल स्टेज, दूसरी जो अवस्था थी वो थी एनाल स्टेज, तीसरी जो अवस्था थी वो थी फेलिक स्टेज, चौथी जो अवस्था थी वो थी लेटेंसी स्टेज, और 5वीं जो अवस्था है वो है जेनिटल स्टेज। इसका नाम है, ओरल स्टेज का नाम है मुख के अंदर अवस्था, लैंगिक आधार पर इन्होंने बताई तो नाम हो जाएगा मुख्य अवस्था। मुख्य अवस्था के बाद जो अवस्था है वो है गुदी अवस्था, गुदी अवस्था के बाद जो अवस्था है वो है लैंगिक अवस्था, और जब कोई भी लैंगिक अवस्था किसी अंग में विद्यमान नहीं रहती तो अवस्था का नाम क्या हो जाएगा, प्रसुप्ति अवस्था, और जब वो जननांगों में आ जाती है तो उस अवस्था का नाम क्या हो जाएगा, जननेंद्रिय अवस्था। एकमात्र अपवादजनक जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, प्रसुप्ति काल होता है। ये हमारा सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत था बाल विकास का। तो बाल विकास के मनोलैंगिक सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई, 5 अवस्थाएं। ध्यान रखना, मनोविश्लेषण अलग चीज है, इड ईगो सुपर ईगो वो अलग मैटर है, उसको अपन अलग यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। अभी अपन बाल विकास के सिद्धांतों की कड़ी में पढ़ रहे हैं। तो बाल विकास के सिद्धांतों की कड़ी में हमने सिगमंड फ्राइड के 5 अवस्थाओं को पढ़ा है। 5 अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था मुख में, मुख के बाद मल मूत्र को त्याग करना गुदा में, उसके बाद लैंगिक अंगों का पता चलना वो लैंगिक अवस्था हो जाएगी। फिर जब बाल्यावस्था में आता है, सृजनात्मकता, रचनात्मकता, खेल कूद भाग दौड़ की क्रियाओं में रहता है, तो उसके अंदर काम प्रवृत्ति की भावना। हमने पढ़ा था कि बाल्यकाल के अंदर किसी भी तरह की विषम लिंगी मित्रता की अवस्था नहीं पाई जाती, वो समलिंगी मित्रता के अंदर खुद को व्यस्त रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस काल के अंदर किसी प्रकार की काम प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। इसके बाद जो अंतिम अवस्था थी वो कौन सी थी, जननेंद्रिय अवस्था। इस प्रकार से बाल विकास के लैंगिक सिद्धांत की जो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया उसके हमने 5 विशेषताएं पढ़ी है, 5 अवस्थाएं पढ़ी है। अगले वीडियो के अंदर हम एक और सिद्धांत के साथ पढ़ेंगे। अब के लिए इतना ही, धन्यवाद।